आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पिछले वीडियो में हमने बीएड सेकेंड ईयर के पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के अंतर्गत थर्ड यूनिट के टॉपिक स्कूल रेडीनेस के विषय में चर्चा की थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम थर्ड यूनिट के ही टॉपिक व्यक्तिगत आवश्यकता वाले छात्रों हेतु अनुदेशन प्रविधियों की बात करेंगे। और इन प्रविधियों के अंतर्गत जो पहली प्रविधि है वह है सहकारी अधिगम या कोऑपरेटिव लर्निंग के विषय में चर्चा करेंगे। तो सहकारी अधिगम या कोऑपरेटिव लर्निंग के विषय में बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि अनुदेशन प्रविधियां जो हैं वह क्या होती हैं। व्यक्तिगत आवश्यकता वाले छात्रों हेतु अनुदेशन प्रविधियां किसी भी शिक्षण उपागम का प्रमुख भाग होती हैं, जिसको छात्रों की विविध आवश्यकताओं, पृष्ठभूमि, अधिगम शैली एवं क्षमताओं का विकास करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ये प्रविधियां संपूर्ण समावेशी वातावरण जिसमें छात्रों को समान रूप से महत्व दिया जाता है में सहयोग प्रदान करती हैं। इन प्रविधियों के माध्यम से विशिष्ट बालकों के समस्त पक्षों के विकास का प्रयास किया जाता है, क्योंकि ये बालक जो हैं वे अन्य बालकों से भिन्न होते हैं तथा इन्हें समायोजन में कठिनाई होती है। अतः समावेशी प्रविधियों के माध्यम से इन बालकों की समस्याओं का समाधान तथा अधिगम वातावरण से इनका समायोजन स्थापित करने का प्रयास जो है वह किया जाता है। इसका प्रयोग छात्रों को अधिक से अधिक संलग्न अथवा व्यस्त रखने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक जो हैं वह अधिगम क्रियाओं एवं सामग्री को उसकी कठिनाई के अनुसार विभेदित करके पढ़ाते हैं। इसके द्वारा विशिष्ट बालकों को अध्ययन में कठिनाई का अनुभव नहीं होता है, बल्कि वे विभिन्न तत्परता स्तर एवं रुचि के द्वारा प्रकरणों का अध्ययन प्राथमिकता के आधार पर करते हैं। तो ये बात की हमने अनुदेशन प्रविधियों की कि अनुदेशन प्रविधियां जो हैं वह क्या होती हैं। अनुदेशन प्रविधियां ऐसी टेक्निक या ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए काम में ली जाती हैं, और इन प्रविधियों के माध्यम से जो विशिष्ट बालक हैं उसके समस्त पक्षों के विकास का जो है वह प्रयास किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बालक जो हैं वह अन्य बालकों से या सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। तो इन प्रविधियों के माध्यम से इन बालकों की समस्याओं का समाधान किया जाता है और अधिगम वातावरण में इनका समायोजन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो इसी प्रविधि के अंतर्गत जो पहली प्रविधि हम पढ़ने जा रहे हैं वह है सहकारी अधिगम या कोऑपरेटिव लर्निंग। सहकारी अधिगम या कोऑपरेटिव लर्निंग की अगर हम बात करें तो सहकारी अधिगम से तात्पर्य एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसमें विद्यार्थी को स्वयं ही अपने समूह के अंतर्गत सहकारी प्रणाली का अनुसरण करते हुए अधिगम करना होता है। छात्र प्रायः अपनी सूचनाओं एवं अनुभवों का आपस में आदान प्रदान करते हैं तथा परस्पर सहयोग द्वारा वातावरण में विषय संबंधी ज्ञान एवं कौशलों को अर्जित करने का प्रयत्न करते हैं। अगर हम सहकारी शाब्दिक दृष्टि से अगर हम देखें तो इसका अर्थ होता है कि परस्पर मिलकर कार्य करना या साथ मिलकर कार्य करना। इस प्रणाली पर जॉनसन एवं स्मिथ ने प्रकाश डाला है और उनके अनुसार यह एक ऐसी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना है जिसमें एक कक्षा के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटकर प्रतिस्पर्धा रहित अधिगम वातावरण में सहकारी ढंग से परस्पर मिलजुल कर विषय विशेष से संबंधित पाठ्य सामग्री के अधिगम अर्जन में प्रयासरत किया जाता है। और यह जो समूह बनाया जाता है वह समूह उच्च औसत और निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों को मिलाकर बनाया जाता है, और यह समूह जो है वह अध्यापक द्वारा बनाया जाता है। और अध्यापक जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के साथ सामान्य बालकों को रखकर इस प्रकार का समूह का निर्माण करते हैं कि वे सभी जो समूह के सदस्य हैं वे साथ में मिलजुल कर जो है अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करें। तो इस प्रकार से इस प्रविधि में व्यक्तिगत शिक्षण व सामूहिक शिक्षण जो है वह साथ साथ चलता है, और समूह जो है वह अपने सामूहिक
रूप से अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसा कि हम जानते हैं, जो परंपरागत कक्षागत शिक्षण होता है उसमें संपूर्ण प्रक्रिया विषय केंद्रित रहती है तथा अध्यापक जो की भूमिका जो है वह मुख्य रूप से में होती है, जबकि सहकारी अधिगम में प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम के स्थान पर सहकारी ढंग से अधिगम उपार्जन का तथ्य विद्यार्थियों के समक्ष रखा जा सकता है। अतः सहकारी अधिगम द्वारा शिक्षक एवं छात्र दोनों की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों में सार्थक एवं उद्देश्य परक रूप से परिवर्तन लाया जा सकता है। देखिए, जो हमारा परंपरागत जो हमारी कक्षाएं होती हैं या सामान्य रूप से विद्यालयों में जो हमारी कक्षाएं होती हैं उनमें जो प्रक्रिया होती है, संपूर्ण जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वह एक तो विषय केंद्रित होती है और दूसरा उसके अंदर प्रतिस्पर्धा होती है कि एक दूसरे से अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास जो है उसमें छात्र करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कौन है या कौन किससे बेहतर है। तो उनमें आपस में एक प्रतिस्पर्धा का वातावरण जो है वह रहता है। लेकिन सहकारी अधिगम में छात्रों के मध्य में प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण की अपेक्षा साथ में मिलकर कार्य करने का जो है वो लक्ष्य उनके सामने रखा जाता है और जो छात्र हैं या समूह के जो सदस्य हैं वे परस्पर मिलजुल कर कार्य करते हैं और अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। तो सहकारी अधिगम को एक ऐसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कि एक कक्षा के विद्यार्थी अपने आप को छोटे छोटे विभिन्न समूह में बांट लेते हैं, जिनमें से कि प्रत्येक में विभिन्न योग्यता स्तर के बहुत थोड़े विद्यार्थी जो हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार उनको बांटकर प्रतिस्पर्धा रहित अधिगम वातावरण में सहकारी ढंग से परस्पर मिलजुल कर विषय विशेषों से संबंधित पाठ्य सामग्री के अधिगम में अर्जन में प्रयत्नरत रहते हैं। देखिए, सामान्य रूप से देखा जाता है कि छात्रों को समूह में कार्य करने में आनंद का अनुभव होता है। बालक को अपने साथियों के साथ खेलना अच्छा लगता है। कक्षा में पढ़ते समय भी छात्र अपने साथियों से बातें करते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि छात्रों का समूह में रहकर सहकारी अधिगम जो है वह अत्यंत प्रभावशाली ढंग से होता है। इसीलिए वर्तमान में अनेक सहकारी विधियों का प्रचलन बढ़ा है, जिसके माध्यम से छात्र जो है वह अधिगम करते हैं। विद्यालय में अनेक प्रकार के सहकारी अधिगम उपागमों का संचालन करके छात्रों के अधिगम के मार्ग को जो है वह प्रशस्त किया जा सकता है। जैसे कि छात्रों को खेल खेल में गिनती गिनने के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां छात्रों के अधिगम को स्थायी रूप प्रदान करने के साथ साथ रुचिपूर्ण अधिगम भी प्रदान करती हैं। इसमें छात्रों को सभी कार्य सामूहिक रूप से प्रदान किए जाते हैं तथा प्रत्येक छात्र को सामूहिक रूप से कार्यों का उत्तरदायित्व दिया जाता है। तो ये था सहकारी अधिगम का तात्पर्य या अर्थ या स्वरूप हम कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे सहकारी अधिगम की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। सहकारी अधिगम की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसकी जो पहली विशेषता है वह है सहकारी अधिगम शिक्षण अधिगम को छात्र केंद्रित बनाने पर जोर देता है। सहकारी अधिगम शिक्षण अधिगम को विषय एवं अध्यापक केंद्रित बनाने की अपेक्षा छात्र केंद्रित बनाने पर जोर देता है। नेक्स्ट है, यह विद्यार्थियों को स्वयं अपना अधिगम मार्ग का चयन करने हेतु प्रेरित करता है। नेक्स्ट है, बालक को सहकारी अधिगम में विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं, इसमें विद्यार्थियों को स्पर्धा रहित, चिंता मुक्त एवं सहयोगी वातावरण में सीखने एवं सहयोगपूर्ण अधिगम व अवसरों को प्राप्त करने का अवसर जो है वह प्रदान किया जाता है। फिर है, इस प्रणाली में शिक्षक एक सहयोगी एवं मार्गदर्शक की भूमिका जो है वह निभाते हैं। यह प्रणाली विश्वास करके चलती है कि शिक्षक को छात्रों के साथ एक मित्र, सहयोगी एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए छात्रों को इस प्रकार की अधिगम सुविधाएं देने का कार्य करना चाहिए जिससे उन्हें पारस्परिक सहयोग करते हुए सीखने में सहायता प्राप्त होती है। फिर है, सहकारी समूह के सदस्यों के मध्य सामाजिक वातावरण को प्रोत्साहित करना।
इस प्रणाली का विश्वास है कि सही और वास्तविक अधिगम तभी संभव है जब वह समूह के अंतर्गत सहयोगपूर्ण ढंग से मिलजुल कर अर्जित किया जाए। व्यक्तिगत एवं प्रतिस्पर्धापूर्ण अधिगम अर्जन कभी भी प्रभावपूर्ण एवं सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे सामाजिकता की अपेक्षा स्वार्थपूर्णता और वैयक्तिकता का ही पोषण होता है, जो कि उचित नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सहकारी अधिगम जो है वह समूह के सदस्यों के मध्य सामाजिक वातावरण को प्रोत्साहित करता है। फिर है सक्षम और अक्षम बालकों के मध्य दोस्ताना वातावरण सुनिश्चित करना। जैसा कि हमने पहले ही बात की थी कि जो समूह में बांटा जाता है कक्षा को अध्यापक के द्वारा, तो वो अध्यापक इस बात का ध्यान रखता है कि उसमें हर समूह जो है वह पहली बात तो है कि समूह का आकार जो है वह छोटा रखा जाता है। दूसरी बात है कि समूह को बांटते हुए अध्यापक इस बात का ध्यान रखता है कि समूह में हर प्रकार के बालकों को सम्मिलित करके एक समूह का निर्माण किया जाए, जिसमें कि समूह में उच्च औसत और निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों को मिलाकर ही समूह का निर्माण जो है वह किया जाता है। तो इस प्रकार से सारे बालक जो हैं, यानी कि जो सामान्य बालक हैं वे और जो विशिष्ट बालक हैं वे, उन सबके मध्य में दोस्ताना वातावरण जो है वह क्योंकि वे समूह में रहते हुए साथ में मिलकर काम करते हैं, तो उनके बीच में एक मैत्रीपूर्ण संबंध जो है वह स्थापित हो जाता है, या वो जो समूह का वातावरण है वह पूरा दोस्ताना हो जाता है। नेक्स्ट है परस्पर सहयोग और मदद के माध्यम से समस्या निदान की निपुणताओं को विकसित करना। अब सहकारी अधिगम की यह विशेषता है कि इसमें समूह के सदस्य जो हैं वह एक दूसरे से सहयोग करते हुए, मदद करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, या अपने शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं, या अधिगम की ओर अग्रसर होते हैं। तो इसके लिए उनके मार्ग में जो भी समस्याएं आती हैं उनकी समाधान के लिए उनके अंदर जो भी योग्यता हैं उनको विकसित करना ही सहकारी अधिगम की विशेषता है। फिर है छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना। यह छात्रों को भविष्य में सहयोगी एवं उत्तरदायी सामाजिक जीवन जीने के लिए उचित रूप से तैयार करने के लिए एवं सहकारी ढंग से काम करने के लिए अवसर प्रदान करता है। तो और इसी के साथ साथ इसमें छात्र कक्षा साथियों के साथ निकटता और आत्मीयता का अनुभव होकर विचारों, सूचनाओं तथा ज्ञान का अच्छी प्रकार से आदान प्रदान कर सकते हैं। ये थी सहकारी अधिगम की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे सहकारी अधिगम के तत्वों की। सहकारी अधिगम के तत्वों की अगर हम बात करें तो जॉनसन के अनुसार सहकारी अधिगम के जो हैं वह 5 तत्व हैं। इसके अंतर्गत जो पहला तत्व है वह है सकारात्मक अंतःक्रिया। सकारात्मक अंतःक्रिया या सकारात्मक अंतःनिर्भरता की अगर हम बात करें तो समूह के सदस्यों का समान लक्ष्य एवं समान पहचान होने के कारण एक दूसरे पर सकारात्मक अंतःनिर्भरता का भाव जो है वह उनमें उत्पन्न होता है। समूह में सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब सभी सदस्य स्थानीय संसाधनों का उपयोग सामूहिक रूप से मिलजुल कर करें एवं एक दूसरे के कार्यों में मदद करें तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास करें। यदि किसी परिस्थिति में सदस्यों के लक्ष्य जो हैं वह परस्पर भिन्न होंगे तो ऐसी दशा में नकारात्मक आत्मनिर्भरता रहेगी, जो कि प्रयास बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पर्याप्त नहीं होगा। सभी सदस्यों का समान लक्ष्य होने पर ही सामूहिक रूप से कार्य जो है वह हो पाएगा। फिर है नेक्स्ट है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। समूह के सभी सदस्यों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयास करने पड़ते हैं। यदि प्रयास जो है वह सामूहिक न हो तो लक्ष्यों की प्राप्ति भी नहीं होगी। समूह के सभी सदस्य लक्ष्य प्राप्ति हेतु वचनबद्ध हों तथा समान रूप से परिश्रम कार्य करें और उनका जो कार्य विभाजन है उसमें भी पारदर्शिता का होना आवश्यक है। यदि यानी कि समूह के हर सदस्य का कार्य जो है वह निश्चित होना चाहिए। यदि समूह द्वारा निर्धारित कार्य कोई सदस्य नहीं कर पा रहा है तो अन्य सदस्य उसकी सहायता करते हैं
तथा लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। तो सदस्यों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर है अंतःवैयक्तिक कौशल। सहयोगी अधिगम में नेतृत्व, निर्णय निर्माण, संप्रेषण और प्रबंधन के कौशल जो हैं वह सदस्यों में होने आवश्यक हैं। समूह के सदस्य योग्यताओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अतः वे अपनी अपनी योग्यता अनुसार विभिन्न कार्यों का संपादन करते हैं। समूह में नियुक्त नेता के सकारात्मक संप्रेषण द्वारा प्रत्येक सदस्य के सहयोग को महत्व देता है या दिया जाता है। निर्णय निर्माण की परिस्थिति में सदस्य जो हैं वह मिलजुल कर विचार करते हैं कि क्या निर्णय सही है और ये निर्णय क्यों लिया जाए आदि। फिर नेक्स्ट है एक दूसरे को सफलता हेतु प्रोत्साहन। समूह के पर्याप्त रहने तथा गति बनाए रखने के लिए कुछ सामाजिक कौशल जो हैं वह आवश्यक होते हैं। ये सामाजिक कौशल हैं सहायता, प्रशंसा, सहयोग, दूसरे के प्रयासों का प्रोत्साहन आदि। इन सभी से सदस्यों के मध्य विश्वास व संतोष तथा सफलता प्राप्ति का जज्बा जो है वह बना रहता है। फिर है समूह प्रक्रिया। समूह की गत्यात्मकता के अभाव में सहयोगात्मक प्रयास जो हैं वे सफल नहीं हो पाते हैं। लक्ष्य प्राप्ति हेतु सदस्य साथ में विचार करते हैं, जिससे प्रतिबद्धता, लक्ष्य तथा प्रयासों का पुनर्निरीक्षण होता है। लक्ष्य जो है वह सामूहिक होता है, ना कि व्यक्तिगत। समूह के सदस्य जो हैं वह लक्ष्य प्राप्ति की योजना का पुनर्निर्माण भी कर सकते हैं। समूह प्रगति करे, इस हेतु आवश्यक है कि प्रत्येक सदस्य जो हैं वह अपना निर्धारित कार्य पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ में करें। यह देखा गया है कि यदि प्रत्येक प्रतिभागी अपना कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ और पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ करता है तो समूह जो है वह आगे की ओर बढ़ता है। तो ये थे सहकारी अधिगम के तत्व। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।